गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल GS स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जनसत्ता का एडिटोरियल में डालता पर बहुत ही इसेंशियल नहीं था। ठीक है, जो चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उसी के बारे में कह सकते ओवरलैपिंग था। और हिंदुस्तान का मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कुछ वैश्विक स्तर पर जो इस समय संकट चल रहा है कई मुस्लिम देशों में, स्पेशली मैं ईरान की बात करूंगा, क्योंकि जो ईरान में घटना होती है मुसलमानों और वहाँ की महिलाओं बच्चों को, मतलब वहाँ जो बात की जाती है ना अधिकारों की, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं समानता होती है भारत जैसे देश में। और पिछले 5-6 महीने पहले अगर देखा जाए तो इस प्रकार की घटनाएं मतलब प्रयासरत में थी कि कोई एक बड़ा आंदोलन किया जाए, कोई हिंसा किया जाए कि भारतीय समाज का, भारतीय संस्कृति का एक वैश्विक स्तर पर उसका नाम खराब किया जाए। पर दोस्तों किस प्रकार से सहजता से इस गलत भावना से प्रेरित जो आपका विद्रोह था, विरोध प्रदर्शन था, उसे दबा दिया गया। तो पर देखिए, भारत में यदि कोई विद्रोह होता है या विरोध प्रदर्शन होता है, यहाँ पर कैसे चीज़ों को निपटा जाता है और एक भारत के बाहर जो मुस्लिम कंट्री वहाँ पे क्या होता है। तो हम बात करेंगे। देखिए, ईरान में चिंता क्या है कि दोस्तों वहाँ पे जो महिलाएं वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। पिछले कई सालों से आप कह सकते हैं जिस प्रकार से महिलाओं को तमाम चीज़ों का हवाला देकर उनके अधिकारों का दमन किया गया, शोषण किया गया। अब महिलाएं जो हैं कुछ पढ़ी लिखी हैं, जो जागरूक हो गई हैं, वो जो है अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। और उसमें कई वैश्विक देश, कई बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटीज़ भी उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, जो अच्छा भी है। तो आते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है, जब इंसान एक दूसरे की कद्र नहीं करते हैं, एक दूसरे को मिटाने में लगे नज़र आते हैं, तब दुनिया में इंसानियत न सिर्फ शर्मसार होती है बल्कि ज्ञान विज्ञान की तमाम नई पुरानी परंपराओं को भी चुनौती मिलती है। अब कहने का मतलब ये है ना कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो विकास के बारे में सोच सकते हैं और सोच रहे हैं, पर कुछ देश ऐसे भी हैं जो दोस्तों मजहब और संस्कृति के चक्कर में आपस में ही कला का केंद्र बनते चले जा रहे हैं, अपने ही लोगों से गृह युद्ध की संभावनाओं में घिरे हुए हैं या हो रहे हैं। आपको याद होगा सीरिया और इराक में 2012-14 में, 12 और 14 में ऐसे कुछ था। उस समय वहाँ पे सिविल वार हुआ। ठीक है, वहाँ पे अपने धर्म को प्रमुखता के चक्कर में कितने लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, और मिला क्या? कुछ नहीं। आज भी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि हाँ भैया, जिस धार्मिक युद्ध के लिए आप लोग लड़े थे, क्या उसका निर्णय निकला। ठीक है, तो कोई भी धर्म हो वो कभी भी इंसानियत का कत्ल करना नहीं सिखाता। जो दोस्तों धर्म होता है वो जीने की आज़ादी बताता है। ठीक है, आपको स्वतंत्रता देता है, तब वो धर्म है। यदि आप किसी महिला, किसी बच्चे का पैर बांध दें जंजीरों से और उसके बाद कहें कि आप ज़िंदगी जिए, तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी किसी प्रकार की यदि किसी भी देश में किसी भी महिला या पुरुष या बच्चों के साथ उनका शोषण होगा, उनका दमन होगा, तो एक समय के बाद अवश्य कुछ लोग निकल कर बाहर आएंगे और इसका विरोध करेंगे। और यही हो रहा है आपके ईरान में। इन दिनों ईरान से जो खबरें आ रही हैं उन पर पूरी दुनिया को गौर करना चाहिए। वहाँ के एक मानवाधिकार समूह ने दावा किया है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों में 47 बच्चों सहित कम से कम 378 लोगों की हत्या कर दी है। गौरतलब है कि ईरान में महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया। ये जो महसा अमीनी है दोस्तों, ये वहाँ की एक महिला थी जिसकी उम्र महज 21 या 22 बताई जा रही थी। इनका बस कसूर ये था ईरान के अंदर कि इन्होंने जो हिजब पहना था, हिजब एक तरह का पर्दा होता है जिससे मुस्लिम औरतें अपने चेहरे को ढकती हैं। अब सोचिए, हल्का सा कुछ टेढ़ा ओढ़ा हो गया था सही से, या फिर कह सकते हैं जो महसा अमीनी थी पर्दा नहीं की थी, और उसके बाद वहाँ के सुरक्षा बलों के द्वारा इनको मतलब इतनी यातनाएं दी गई कि इनकी मौत हो गई। और इनके मौत के बाद मानो पूरे ईरान में एक
विरोध प्रदर्शन का लहर दौड़ उठा कि इस प्रकार की चीज़ें सरकार नहीं कर सकती। ठीक, और इसके बहुत मामूली कथित उल्लंघन पर महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया था। 16 सितंबर को अमीनी की मौत के बाद देश भर में भड़के विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान के शासन प्रशासन ने पूरी निर्ममता का सहारा लिया। अब यहाँ देख लीजिए, अपने ही देश के लोग यदि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारें कुछ गलत की हैं, तो वहाँ पे यदि विरोध प्रदर्शन कर दिए तो देखिए पूरी निर्ममता का सहारा लिया गया। मतलब जो सामने आया जैसे समझ रहा वैसे समझाइए, चाहे गोली चला दीजिए, चाहे डंडे चला दीजिए, बारूद चला दीजिए, हाँ, पर इस पे नियंत्रण बहुत जल्दी होना आवश्यक है। ये शासन प्रशासन का जो है आदेश था। नतीजा सामने है कि इन घटनाओं के कारण इस्लामी गणराज्य ईरान की दुनिया में भारी बदनामी हो रही है। क्या यह देश इस समस्या के समाधान के लिए पूरी संवेदना बरतने में सक्षम नहीं था? ठीक, तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों आजकल पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। महिलाओं का मतलब ये है कि अब उन्हें आप पर्दा में नहीं रख सकते, उनकी भी जीवन की एक ख्वाहिश है। हमारे देश में महिलाएं जो है कि पायलट बन रही हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं, सेना में जा रही हैं। जिनको जो अच्छा लगे, जिनकी जो योग्यता है वो करे, इसमें किसी प्रकार का आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो है कुदरत के खिलाफ है। आप पुरुष हैं तो आप जो है कि ज़्यादा फ्रीडम दिया जाएगा, आप महिलाएं हैं तो आपको फ्रीडम कम दिया जाएगा। जब तक हम इन मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा असल में विकास नहीं हो पाएगा। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें विशेष रूप से महिलाओं पर कानून कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं। बेशक हर देश का अपना कानून होता है और कानून के तहत कड़ाई की भी गुंजाइश होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बच्चों की भी हत्या होने लगी। अब सोचिए कैसा देश, मतलब जिसने इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए कितनी निर्मम तरीके से वहाँ के बच्चों, औरतों को भी नहीं छोड़ा। उनका क्या कसूर था? जो छोटे बच्चे, उनको तो ज्ञान भी नहीं था नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर भी उनकी भी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। वैश्विक स्तर पर एक कमेटी गठित करनी चाहिए और ऐसे यदि इस प्रकार की चीज़ें ईरान जैसे देश में मिले या किसी भी देश में मिले, उस देश को आर्थिक, सामाजिक जिस स्तर पर भी आवश्यक हो उस प्रकार से इसे बहिष्कृत करना चाहिए। ईरान के मानवाधिकार निदेशक महमूद अमीरी मुकद्दम के अनुसार मरने वाली महिलाओं और बच्चों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। न्याय के शासन और आम लोगों के दमन में फ़र्क है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो दमन की पैरवी करता हो। किसी भी प्रकार के दमन से समाज और देश को नुकसान ही होता है। ईरान के शासन प्रशासन को पूरी जवाबदेही का परिचय देना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए नॉन स्टेट तत्वों या आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहरा देने का तरीका पुराना है। अब इसमें यह है कि इनका ये कहने का मतलब है कि हमारा शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। वहाँ कुछ स्थानीय आतंकवादियों का गुट आ गया था जिस वजह से चीज़ें उग्र हो गईं, प्रदर्शन बढ़ गया, कुछ हत्याएं हो गईं। ठीक, तो कब तक, मतलब अपने देश को आप संचालित कर रहे हैं और इस प्रकार के विद्रोह पे यदि नियंत्रण नहीं है, कोई घुसपैठिया घुस के और भी उग्र कर दे रहा है, उस प्रदर्शन को भड़का रहा है, हत्याएं हो रही हैं, तो भैया कौन सा देश आप चला रहे हैं? पाकिस्तान भी ऐसा करता था, पर आज उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में जो गिरावट हुई वह सबूत है कि शासन प्रशासन लगातार दमन करे तो कोई देश ज़्यादा समय तक अपने सम्मान को बचाए नहीं रख सकता। अब यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान, ठीक है। तो दोस्तों पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को यह ज्ञान हो चुका है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादी को स्पॉन्सर करता है। ठीक, उनको कह सकते हैं पैसा मुहैया कराता है, हथियार मुहैया कराता है। किस लिए? बस दहशतगर्दी के लिए। कभी सुने हैं? बहुत ही रेयर आप सुने होंगे कि हाँ भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं कमाने, पाकिस्तान टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, एज ए टूरिस्ट वहाँ घूमना चाहते हैं। बहुत ही रेयर, जिनकी भावनाएं जुड़ी है बहुत पहले से, जिन्हें पलायन होना पड़ा 1947 के पहले या तब, वही लोग जाते हैं। वो भी बड़ी सोच समझ के जाते हैं। घर वाले ऐसे विदा करते हैं कि भाई आ जाओगे नहीं 1 महीने में। उन्हें डर होता है कि आएगा कि नहीं अपना बंदा। तो
पूरी तरह से देख रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक जो भी प्रतिष्ठा है सब खत्म है पाकिस्तान का। और यही कृत्य यदि अन्य देश भी मुस्लिम देश करेंगे तो वो भी धीरे धीरे धराशायी हो जाएंगे, उनके साथ भी तमाम तरह के जो व्यापारिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छी संस्कृति का जन्म और संचालन दमन से नहीं, अच्छी नीतियों और सहज प्रेरणाओं से होता है। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा है। अच्छी संस्कृति का जन्म और संचालन दमन से नहीं, अच्छी नीतियों और सहज प्रेरणाओं से होता है। यदि आपको अच्छी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है, मेकिंग करना है, तो सबसे पहले आवश्यकता है बढ़िया बढ़िया पॉलिसी बनाइए, ये नहीं कि उनका दमन करिए। ठीक, ऐसे में तो और भी खराब हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, एक समय ईरान एशिया में गौरवशाली राष्ट्र हुआ करता था, पर आज वह भटका हुआ राष्ट्र हो गया है। अगर मानवाधिकार कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस मामले को उठाना चाहते हैं तो ईरान को अपने माकूल जवाब के साथ पेश आना चाहिए। हो सकता है कि ईरान के वर्तमान शासन प्रशासन के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा हो। अब देखिए यहाँ पे इस एडिटोरियल में ईरान जैसे देश का बचाव भी किया गया है कि यदि ईरान चाहता है कि उसके साथ इंसाफ हो, या फिर ऐसा लगे कि कुछ विदेशी पत्रकार या वहाँ के ईरान के ही कुछ मानवाधिकार संस्था जो है कि इसके बारे में इसकी छवि को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ईरान को चाहिए कि इसका माकूल जवाब दे। ठीक, एक कमेटी की गठित करे जो वैश्विक स्तर अपना रखता हो, उसके माध्यम से यहाँ पर जो है कि सर्वे कराए और सही आंकड़े प्रदर्शित करे पूरी दुनिया के सामने, तब जाकर जो कलंक है ईरान के ऊपर वो धुल जाएगा, इसका बचाव भी होगा। अब ये कहिए कि हम ही कमेटी गठित करके हम ही रिपोर्ट दें, तो भाई वो तो मान्य नहीं होगा ना। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि क्या औरतों और बच्चों की ईरान में हत्या हो रही है। ईरान जांच के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन उसे सुधार और अपनी छवि को खराब होने से जरूर बचाना चाहिए। यहाँ सवाल सिर्फ ईरान का नहीं, मजहब का। मजहब नाम लेने वाले लेकिन मजहब की उदारता, संवेदना, सरलता का प्रमाण न देने वालों की जगह सभ्य विश्व में नहीं है। जिसमें ममता नहीं, जिसमें इंसानियत नहीं, जो दमन को बुरा नहीं मानता, ऐसे लोगों और देशों का चेहरा सबके सामने आना चाहिए। इस चीज़ को आप भारत जैसे देश के साथ भी जोड़ सकते हैं। भारत जैसे देश में जो कुछ तथाकथित लोगों, कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा जो भारत जैसे देश में एक सांप्रदायिक हिंसा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हमारे भारत जैसे देश के विकास के लिए रुकावटें का काम ही करेगा। अब देखिए, एक आफ्ताब पुणेवाला था और एक श्रद्धा वालकर थी। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य भी दिया है। पर कुछ मतलब उनके बीच कुछ अनबन हुई, तो जो आफ्ताब पुणेवाला है किस प्रकार से अपने साथी का हत्या कर देता है, महिला साथी का। उसके बाद 35 या 32 जो भी टुकड़ों में काट कर उनको किस प्रकार से ठिकाने लगा देता है, जंगल में जाकर उनके जो है शरीर के टुकड़ों को फेंकता रहता कई महीने तक। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ ये चीज़ें गलत हैं, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं। पर याद रखिएगा, आज जो धार्मिक रंग दिया जा रहा है हर जगह, जैसे लग रहा है कि देश में और कोई समस्या ही नहीं है। बेरोजगारी, शिक्षा, फलाना ठिकाना, सब स्वास्थ्य, सब भारत जैसे देश ने सब कुछ अचीव कर लिया है। दोस्तों, बार बार इन सारी घटनाओं को दिखाने के बाद समाज में जो नकारात्मक छवि बन रही है मुसलमानों को लेकर, मुसलमान हिंदू के प्रति, हिंदू मुसलमान के प्रति, ये कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं होगा। अभी देखो घटना हुई है, आरुषि हत्याकांड कुछ हुआ है नोएडा हाईवे पे। अपनी ही बेटी को गुस्से में आकर एक बाप ने गोली मारा, छाती में मर गई। उसके बाद सूटकेस में फेंक के भाग गया। इसे नहीं दिया जाएगा, इसे ऑनर किलिंग कहा जाएगा। कितनी महिलाओं को दहेज प्रथा के नाम पर उनके घर में ही जला दिया गया, अपने घर में ही उनको दफन करके उस पर तुलसी का पेड़ लगा दिया गया। कहाँ थे आप लोग? ऐसी घटनाएं हर देश में हर जगह हो रही हैं। इसे धर्म से मत जोड़िए, धर्म का नाम मत दीजिए। एक बच्चे का भविष्य और निर्माण जो होता है उसके कुटुंब से होता है, उसके परिवार से होता है। ठीक, तो प्रयास करिए कि ऐसी शिक्षा आप दीजिए कि हिंसक प्रवृत्ति न अपनाए आपका बच्चा, इंसानियत के बारे में सोचे, अन्य अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म का भी इज्जत करे, तब जाकर कुछ हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।